मैं कन्हैया रॉय, आप सभी को स्वागत है इस थेथोलॉजी शो के नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि पाद बाबा प्रत्येक नई वीडियो में अपने ऊपर एक नई आत्मा को लेकर आते हैं। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं पाद बाबा एक नई शख्सियत आत्मा के साथ। चलिए हम पूछते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में किसकी रिलाई करनी है। नमस्कार, आप कौन हैं? अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार भाइयों एवं बहनों। आपका नाम पूछा गया है, नाम बताइए। मित्रों, अरे बेतू का उत्तर नहीं दीजिए, आपका नाम पूछा गया है, आपको कोई भाषण देने के लिए नहीं बोला गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हे भगवान, नाम बताइए। देखिए, मुझे ज़्यादा इंटरव्यू देने की आदत नहीं है। मैं ज़्यादा इंटरव्यू नहीं देता हूं। अगर इंटरव्यू मैं दिया भी हूं तो अपने आदमी को दिया हूं, और उसमें से भी जिन भी लोगों ने इंटरव्यू मेरा लिया है उसको हमारी टीम ने पहले ही क्वेश्चन तैयार करके दिया है कि यही क्वेश्चन पूछना है, और वो भी वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं या मेरी टीम का कोई आदमी क्वेश्चन तैयार करके दिया हो। कोई बात नहीं, आपका मैं अपना ही आदमी हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए। अगर आप अपने आप को मेरा अपना आदमी कह रहे हैं, अच्छा, तो अपना आदमी होने का फर्ज भी निभाइएगा। क्या फर्ज निभाना है बताइए, कोशिश करूँगा। आप हमसे कोई भी वैसा सवाल नहीं पूछेंगे जिसमें आपको लगता है कि मैं फंस जाऊंगा। अच्छा, देश के शिक्षा से संबंधित ज़्यादा कुछ आपको प्रश्न नहीं पूछना है। और इस इंटरव्यू के बाद ये जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस वीडियो को आप हमें दिखाएंगे। मैं उसमें से देखूंगा कि जो मुझसे गलत बोला गया होगा उस क्लिप को आपको डिलीट करना होगा। अच्छा, उस समय से आप दाएं बाएं कर रहे हैं, आप अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? नाम बताइए पहले। मेरा नाम हुआ फेकेंदर मोदी। फक अंदर मोदी, ये कैसा नाम है? ये तो अश्लील सा नाम लग रहा है। हाँ, नहीं 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 नहीं, फक अंदर मोदी नहीं, तो फेकंदर मोदी। फेकंदर मोदी। मैं फेंकता ज्यादा हूं, इसीलिए मेरा नाम फेकिंदर मोदी है। क्या फेंकने वाला? बात फेंकने वाला। मैं बात फेंकने में एक्सपर्ट हूं। अच्छा, आप फेंकते भी हैं? तो एक दो फेंक के बताइए। बड़ा वाला फेंके कि छोटा वाला फेंके? पहले आप छोटा वाला ही फेंक लीजिए। मैं ग्रेजुएट हूं। मतलब आप ग्रेजुएट नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। फिर जो आपके पास ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है वो कैसे? ये जो सर्टिफिकेट है जुगाड़ू सर्टिफिकेट है, और उस सर्टिफिकेट का जुगाड़ किया हमारे मोटा भाई ने। अच्छा अच्छा, आपके बड़े भाई। गुजराती में तो मोटा भाई को ही बड़ा भाई बोला जाता है ना? नहीं नहीं, ये वो वाला मोटा भाई नहीं है, तो ये वाला मोटा भाई। वो जो देह से हो मोटा भाई। हाँ। अच्छा, तो अभी आपने छोटा वाला फेंका, अब आप बड़ा वाला फेंक के बताइए। ये जो चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ, पूरी तैयारी कर ली गई। लास्ट समय में चंद्रयान लॉन्च ही नहीं हो रहा था। अच्छा। जितना भी वैज्ञानिक थे सबके सर पे हमको टेंशन दिखाई दे रहा था। हमने संपर्क किया, हमने पूछा कि भाई वैज्ञानिकों के चेहरे पर इतना शिकन क्यों? पता चला कि उसमें जो है कुछ इशू है। अच्छा, उसमें कुछ ऐसा चीज था, टेक्निकल चीज है जो वैज्ञानिक को समझ में नहीं आ रहा था। तुरंत मैं
वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया और वैज्ञानिकों को वो समझा दिया, और उसके बाद चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। सच में आप तो बहुत ही बड़ा बड़ा फेंकते हैं। तो अच्छा, एक बात आप बताइए कि आप इतना फेंकते क्यों हैं? आदत है फेंकने की, बचपन से फेंकते आए हैं। आप ऐसी आदतों को रखते ही क्यों हैं? इसी आदत के कारण तो विरोधी आपकी टांग खींचती है, और इस आदत से आपको क्या फायदा? देखिए, बगैर फायदा का तो मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ नहीं रखता हूँ। अच्छा। मुझे लगा कि पत्नी को पास रखने में घाटा है, फायदा नहीं है। अगर पत्नी मुझसे दूर हो जाए तो इसमें मेरा फायदा है, तो मैं पत्नी को छोड़ दिया। तो बगैर फायदा का मैं कुछ नहीं करता। ये जो फेंकने की आदत है, इससे भी मुझे बहुत फायदा है, इसीलिए इस आदत को मैं लगा के रखा हूं। क्या फायदा है इससे? फेंक फेंक कर मैं भारत का राजा बन गया, इससे ज्यादा और फायदा क्या चाहिए? अच्छा, आप सबका नारा है सबका साथ सबका विकास। जी, तो इस सबका में सिर्फ हिंदू ही है या मुस्लिम भी है? जो भी अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, तो मेरा सबका में वो सब लोग हैं, और जो अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं वो इस सबका में नहीं आते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी सरकार में देश का विकास हुआ है? जितना विकास मेरे सरकार में हुआ, इतना विकास किसी के सरकार में नहीं हुआ। एक दो उदाहरण बताइए। एक उदाहरण है कि मेरे सरकार से पहले मेरे पार्टी के कार्यालय को अगर आप देखते, तो जब बारिश होती थी तो उसका छत चूता था। आज हमारे पार्टी कार्यालय को देखिए, उसके सामने 5 स्टार होटल भी फेल है। ये तो आपका पार्टी का ना विकास हुआ। ओ, क्या हमारी पार्टी भारतीय नहीं है? क्या हमारी पार्टी का विकास भारत का विकास नहीं है? क्या हमारी पार्टी कार्यालय का निर्माण हुआ तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हुआ? तो क्या वो भारत के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ? आप सभी विरोधियों का एक ही काम है, किसी भी प्रकार से कमी निकालना। कार्यालय बना, क्या उसमें मजदूरों को रोजगार नहीं मिला? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? लेकिन पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ साथ जनसेवा का भी कार्य किया जाए, जैसे पुल, हॉस्पिटल, सड़क, स्कूल आदि बनाए तो लोगों को सहायता मिले। आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार में ये सब नहीं बना है? नहीं नहीं, आप बताइए कि क्या नहीं बना है? नहीं नहीं, बना है, लेकिन जितना विकास आपके कार्यालय में हुआ है उतना विकास ये सब में नहीं हुआ है। हे भगवान, देखिए, मैं भ्रष्टाचार विरोधी आदमी हूं। मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पुल का निर्माण करवाता हूं, पता चलता है कि पुल में भ्रष्टाचार हो गया, कुछ दिन में पुल ढह जाते हैं। हर जगह हॉस्पिटल में करप्शन है, स्कूल में करप्शन है। ये सब देख देख कर मेरा मन जो है अंदर से कचोटता है। मैं भ्रष्टाचार विरोधी हूं और इन सारे चीज़ों के निर्माण में भ्रष्टाचार होता है, इसलिए हमने फैसला ले लिया कि मैं पुल, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, सड़क, इन सारे चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। और वही आप मेरे पार्टी कार्यालय को देखिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। तो वहाँ जाकर देखिए कितनी मजबूती से बनाई गई है। 150 साल हो जाएगा फिर भी वो ढहेगा नहीं। और चूंकि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो हमें भी उस काम को प्रोत्साहित करने में अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आपके जब विपक्ष में थे तो आप उन्हें क्या क्या नहीं बोले, चोर, डाकू, लुटेरा, भ्रष्टाचारी, आप उन्हें चैन से जीने नहीं देते थे। कभी उन्हें सीबीआई से सामना करना पड़ता था, कभी इनकम टैक्स से।
तो कभी बहुत सारी चीज़ों से सामना करना पड़ता था। लेकिन जब वो आपकी पार्टी में मिल गए हैं तो अब उनको नहीं इनकम टैक्स की रेड पड़ रही, नहीं सीबीआई की, और जो जेल में थे वो जेल से छूट गए हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, विरोधी का काम है विरोध करना। असल बात यह है कि हमारी पार्टी के पास एक मशीन है। उस मशीन में जब आप किसी एक ऐसे आदमी को डालते हैं जो चोर हो, बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, माफिया हो, ऐसे आदमी को जब आप उस मशीन में डालेंगे तो फिर वहाँ से एक ईमानदार, सच्चा, देशभक्त, कर्मठ, बहुत नेक दिल इंसान बाहर आता है। तो जब भी कोई नेता, चाहे उस पर हजारों दाग हों, हमारी पार्टी में आता है तो उससे पहले उस मशीन से उसको गुजारा जाता है, जिसके कारण वो नेक दिल, देशभक्त इंसान बन जाता है। अब जो सच्चा ईमानदार आदमी है उसके ऊपर कैसा सीबीआई का रेड, कैसा इनकम टैक्स का रेड, और फिर उसको कैसी जेल की सजा। आपने देश की जनता से बहुत सारा वादा किया था, जिसमें आप बोले थे कि विदेश में जमा काला धन को वापस लाऊंगा, देश के युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, गरीब परिवारों को के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे और महंगाई कम करेंगे। लेकिन इसमें से एक भी काम नहीं हुआ। नहीं महंगाई कम हुई और न ही विदेश से काला धन आया और न ही कोई भी किसान को 15 लाख रुपया डाला गया और न ही युवाओं को रोजगार मिला। तो क्या यह आपका जुमला था? नहीं नहीं, ये जुमला नहीं था। असल में काला धन लाने का मैं बहुत कोशिश किया। स्विस बैंक के अधिकारियों से मेरी बात हो गई, ये फाइनल हो गया था कि पैसे जो भी काला धन विदेश में जमा है वो आ जाएगा। पूरी तैयारी कर ली गई थी। उसी समय मुझसे एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि जब पैसा आने वाला था उससे पहले मैं अधिकारियों से कहा, स्विस बैंक के अधिकारियों से, कि जिस ने आपके बैंक में काला धन जमा कर रखा है उसका थोड़ा सा लिस्ट मुझे दिखाइए। और वो लिस्ट जब मैं पढ़ा तो मेरा सर चकरा गया, जिसमें मेरे पार्टी के लगभग सारे नेता थे जिनका काला धन उस बैंक में जमा था। तो जिसके कारण मैं वो पैसा वापस नहीं ला पाया। और यही कारण है कि पैसा चूंकि वापस आया नहीं, तो मैं जो वादा किया था कि 15-15 लाख दूंगा तो कहाँ से दूंगा। तो इसके लिए मुझे अफसोस है। फिर युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? रही बात रोजगार की, तो रोजगार तो हमने दिया है। समस्या ये है कि आप रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को मान रहे हैं। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। जब आप रोड पर जाते हैं और खिड़की के बाहर, आप बस में बैठे हो, खिड़की के बाहर कोई पूरे धूप में चिलचिलाता हुआ धूप हो और उसमें कोई नंगा पैर आदमी एक हाथ में पानी का बोतल लेके आता है और वो आपको पानी बेचता है, तो वो जो युवा है वो बेरोजगार नहीं है, वो पानी बेच रहा है, वो उसका धंधा है। तो वो उस युवा को आप बेरोजगार कहते हैं। रास्ते में कोई मूंगफली बेच रहा है, बस में चढ़ के मूंगफली बेच रहा है, आप उसको बेरोजगार कहते हैं। कोई कचड़ी छान के बेच रहा है, आप उसको बेरोजगार कहते हैं। कोई कचड़ा चुन के उसको बेच के अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको आप बेरोजगार कहते हैं। मैं युवाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया, मैं युवाओं को आत्मसम्मान से जीना भी सिखाया हूं। मैंने युवाओं को सिखाया है कि 1 लाख की नौकरी का अर्थ होता है किसी का गुलाम बन के, किसी का नौकर बन के रहना। तो अगर हम किसी का नौकर बन के 1 लाख रुपया कमाते हैं तो इससे अच्छा है कि भले ही महीने का हम 5,000 रुपया कमाएं, लेकिन अपना कमाएं। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है? कहाँ बढ़ रही है? अरे गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, सब्जी का बढ़ गया, दाल का बढ़ गया, पेट्रोल का बढ़ गया, क्या क्या का दाम नहीं बढ़ गया।
देखिए ये सब जो है ना सीजनल चीज़ है। अच्छा। जो सीजनल चीज़ है जब उसका सीजन आएगा तो दाम घटेगा, सीजन ऑफ होगा तो दाम बढ़ेगा। टमाटर, सब्जी, दाल ये सब तो मान गए कि सब सीजनल चीज़ है, तो सीजन आएगा तो बढ़ेगा घटेगा चलता है। लेकिन ये गैस तो सीजनल चीज़ नहीं, इसका दाम क्यों बढ़ गया है? ये भी सीजनल है। कौन कहता है सीजनल नहीं है? अब चुनाव आने दीजिए, चुनाव आते आते गैस का भी दाम कम जाएगा, पेट्रोल का भी दाम कम जाएगा। असल में ये जो चुनाव होता है पेट्रोल का, गैस का, सब का सीजन होता है, तो इसमें दाम घटेगा। चुनाव खत्म हो जाने के बाद ये इसका जो है ऑफ सीजन आ जाता है तो दाम बढ़ेगा। कमाल का कॉन्सेप्ट है। वादा करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप जिस पद पर हैं उस पद पर जो आदमी हो वो अगर कोई जनता से वादा करता है तो जनता की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो आप कोई ऐसा वादा ना करें कि आप पूरा न कर सके। मैं जानता हूं आपको मेरी हर बात में गलती ही नजर आएगी। वादा क्यों होता है? वादा टूटने के लिए होता है। वादा किया ही इसलिए जाता है जिससे कि उसको तोड़ा जा सके। वादा था टूट गया तो इसमें हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? क्या आपने एक गीत नहीं सुना? कौन सा? कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। तो वादा टूट जाता है। आपने कुछ ऐसे ऐसे काम भी किए हैं जिससे आपके विरोधी ना खुश रहते हैं, जैसे नोटबंदी की, लॉकडाउन करवाया। देखिए मैं जो भी काम करता हूं दो उद्देश्य लेकर करता हूं। पहला उद्देश्य तो ये कि विरोधी जो है उसको उत्तर मिल जाए, और दूसरा उद्देश्य ये कि जो समस्या है उसका समाधान निकल जाए। अब देखिए लॉकडाउन में क्यों लगवाया? लॉकडाउन में इसीलिए लगवाया कि एक तो कोरोना फैल रहा था, तो लॉकडाउन लगाने से कोरोना नहीं फैलेगा। दूसरा ये कि देश में युवाओं की संख्या घट रही थी। हमने लॉकडाउन लगा के पति पत्नी को एक साथ कर दिया। अब जिसके कारण परिणाम ये हुआ कि बच्चा अधिक पैदा हुआ। तो भविष्य में 15-20 साल बाद देश में युवाओं की संख्या बढ़ जाएगी। फिर आपने नोटबंदी क्यों की? इसे बंद करने से कितनी लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, आपको अंदाजा है? वाह 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 वाह। हमारी विरोधी सरकार जब मर्दों का नसबंदी करा दी तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, और आज हम नोटबंदी करा दिए तो सबके पेट में दर्द होने लगा। बस विरोधी का काम है विरोध करना, बस ये नहीं देखना कि हमने क्या कर रखा है। आपने की नसबंदी तो हमने की नोटबंदी। अच्छा गुस्साइए नहीं, आपने इतनी बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। पहली बार आपने किसी मीडिया के सामने बिना टेलीप्रॉम्प्टर का जवाब दिया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं आपको देखा था उसी समय मैं समझ गया था कि आप ऐसे आदमी हैं जो हमसे वैसा ही सवाल पूछेंगे जो मुझे उत्तर देने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो एडिटिंग हो तो उसमें आप बोले या मैं बोलूं, लेकिन कैमरा का फोकस ज़्यादा मेरे ऊपर ही रखिएगा जिससे कि मेरा ही फेस सबसे ज़्यादा आए। चलिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले रविवार एक नए पॉडकास्ट में।